बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद मीडिया में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मुकदमा है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो दावा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर दूसरी समाअत की है। आज की समाअत क्या रही, जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, क्या ऑब्जर्वेशन दी और ख़ास तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से किस भरपूर अंदाज से अपना जो मुकदमा है अदालत के सामने रखा गया, ये सारी डिटेल आपके साथ बताने से पहले मैं आज की अदालती कार्रवाई का जो खुलासा है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का मुकदमा है फैसल वाडा के खिलाफ और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ, जिसमें शोकास नोटिस जारी किए गए थे, इस केस में दोनों की जानिब से तहरीरी जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए हैं। अब ये रिटन सबमिशन जमा होने के बाद क्यों खतरे की घंटी बजी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रऊफ हसन और मौलाना फजल रहमान के लिए, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो फुल कोर्ट की आज की अदालती कार्रवाई रही और सबसे पहले आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा। अब नाज़रीन, खुलासा ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्राइम क्वेश्चन है अदालत के सामने, उस पर आने से पहले आज की अदालती कार्रवाई का जो आगाज़ हुआ है वो इस नुक्ते से हुआ है कि जैसे याहिया अफरीदी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब से कहा कि आप इसके केस के हकाइक बता दें, सबसे पहले कि इस केस के फैक्ट क्या हैं। अब जज साहब की तरफ से ये पूछना इस बात की अक्कासी कर रहा है, इस बात की गुमाजी करता है कि मुकदमे का जो आगाज़ है वो आज बाज़ाब्ता तौर पे हो रहा है। जब वकील को कहा जा रहा है कि आप इस केस के हकाइक दे दें, तो फिर आज से मुकदमे की अदालती कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ हुआ है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं फिर गुज़िश्ता रोज़ की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ था, तो मैं प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर चुका था कि अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की जानिब से दलाइल का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन जज साहबान की तरफ से भरपूर रिमार्क्स आ चुके हैं, भरपूर सवालात उठाए जा चुके हैं। तो जब जैसे याहिया अफरीदी साहब ने उनसे कहा कि आप अपने हकाइक बता दें, मुकदमे का आपका मुकदमा क्या है, तो सबसे पहले तो इस केस से जुड़ी जो हकाइक हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको आज़ाद कैसे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया और इलेक्शन जीतने के बाद वो कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। और फिर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि ये मखसूस नशिस्तें उनको अलॉट की जाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आन पहुंचा। दूसरा, उन्होंने ये बताया अदालत को कि अदालत ने इस केस में एक सवाल को डिसाइड करना है जो कि हमारा प्रिंसिपल क्वेश्चन है, वो ये है कि आया कि जब आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इस पोजीशन में, इस सूरत हाल में क्या मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती थी? क्या ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का राइट नहीं था? क्या इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो इम्तियाजी सलूक नहीं है? तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का कुल मुकदमा है अदालत के सामने, जो क्वेश्चन की सूरत में उन्होंने अदालत के सामने रखा। जब उन्होंने क्वेश्चन अदालत को बता दिया कि आपने इस सवाल के ऊपर फैसला करना है, उसके बाद हमने ये देखा कि जज साहबान की तरफ से, अदालत की तरफ से जो सवालात पूछे जा रहे थे, जो सवालात किए जा रहे थे या ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी, वो इस नुक्ते पर दी जा रही थी जैसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे थे, जैसे अथमिनुल्लाह कह रहे थे, जैसे जमाल खान मंदूखैर कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे ये आज़ाद नहीं थे, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे, इन्हें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे शामिल हो गए। बल्कि कमरा अदालत में ये भी बात हुई कि जब ये उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं थे, आज़ाद भी नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से लड़ रहे थे, तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों शामिल हो गए। इस तरीके से तो ये एक सियासी जमात को छोड़ के दूसरी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहे थे। जैसे अथमिनुल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन की गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। यही रिमार्क जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी दिए कि बेशक इलेक्शन कमीशन ने इनको बल्ले का निशान नहीं दिया, लेकिन ये असूली तौर पे जो डिक्लेरेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा करवाया था, उसमें इन उम्मीदवारों ने लिखा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील कह रहे हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा है, जो आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं उनका मुकदमा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की
मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, तो ये सवाल ठहराना या ये ऑब्जर्वेशन देना, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन किया जा सकता है कि फिर ये रिमार्क्स क्या, ये सवाल पूछने का मकसद क्या हो सकता है कि ये तहरीक इंसाफ के थे। क्योंकि जब ये बार बार ये कहा गया कि ये तहरीक इंसाफ के अरकान थे, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं थे, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये सवाल किया कि अगर ये आज़ाद अरकान नहीं थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो फिर ये एक सियासी जमात को छोड़ के दूसरी सियासी जमात में जा रहे थे, तो फिर के आर्टिकल जो 63A है जिसमें डिफेक्शन क्लास है कि आप एक सियासी जमात को छोड़ेंगे दूसरी सियासी जमात में जाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपको नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इस पे फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने यह कहा कि दरअसल जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है मैं अदालत के सामने पढ़ देता हूं, वो ऑर्डर मैं पढ़ूंगा तो जो सारा मामला है अदालत के सामने क्लियर हो जाएगा। तो फिर वो ऑर्डर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने पढ़ा कि हम गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, हम गए थे लाहौर हाई कोर्ट के पास, हमने कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ही कंसिडर किया जाए, बेशक हमें बल्ले का निशान ना दिया जाए। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया कि आप चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, आपके पास बल्ले का निशान नहीं है, तो आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन जो बल्ले के निशान के हवाले से 13 जनवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर भी आज की अदालती कार्रवाई में बात हुई, जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जमहूरियत का मामला है, ये अवाम का जो वोटर्स हैं उनके बुनियादी हकूक़ का मामला है। और फिर फैसल सदीकी साहब ने भी कहा कि ये अदालत के सामने जो मुद्दा है वो जमहूरियत का भी है, वो वोटर्स का भी है, वो इलेक्शन का भी है, वो मखसूस नशिस्तों का भी है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि बल्ले के निशान के हवाले से अगर किसी ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है तो वो गलत इंटरप्रिटेशन करना, उसकी तशरीह करना, उसमें अदालत क्या कह सकती है। बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब बल्ले के निशान का मुकदमा अदालत के सामने चल रहा था तो वो मुकदमा बल्ले के निशान का नहीं था, वो मुकदमा दरअसल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में हमने कहा था कि अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ को कोई परेशानी, किसी किस्म की दिक्कत या किसी किस्म की रुकावट का सामना करना पड़ता है तो तहरीक इंसाफ अदालत में आ सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ अदालत में नहीं आई। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से था, उसके नतीजे में अगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले भी लिया था, लेकिन जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वो तो इनफरादी हैसियत में इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन से कह सकते थे कि बल्ले का निशान हमें दिया जाए, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एटलीस्ट बल्ले का निशान मांगते तो सही। इलेक्शन कमीशन अगर उन्हें इंडिविजुअल हैसियत में बल्ले का निशान ना देता तो फिर आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते थे, सुप्रीम कोर्ट उस मामले की वजाहत कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स पर यह कहा कि अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन उम्मीदवारों को जो कि आज़ाद कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ रहे थे, सपोर्ट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, अगर उन्हें इंडिविजुअल कैपेसिटी में बल्ले का निशान मिल जाता तो ये तो फिर डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तौहीन हो जाती। तो ये तो ऐसी है कि जो चीज़ डायरेक्टली बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात को नहीं दे सकता, तो इनडायरेक्टली बल्ले का निशान जो है वो इनडायरेक्टली फिर आप किसी इंडिविजुअल को भी नहीं दे सकते। इस पे फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि एक जो सियासी जमात का सिंबल होता है वो किसी दूसरी सियासी जमात को अलॉट नहीं हो सकता। इस पे फिर काजी फैसल साहब ने जब क्वेश्चन किया फैसल सदीकी साहब से, आप बताएं इस पे क्या कहते हैं कि एक सियासी जमात का जो सिंबल है क्या वो दूसरी सियासी जमात को अलॉट हो सकता है। तो फैसल सदीकी ने कहा कि एक सियासी जमात का जो सिंबल है वो दूसरी सियासी जमात को जो है वो अलॉट नहीं किया जा सकता। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब बार बार ये कह रहे थे कि इन लोगों को दूसरी सियासी जमात में नहीं जाना चाहिए था, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इनको डिक्लेयर किया था कि ये आज़ाद कैंडिडेट हैं तो इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए था। बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने यह भी कहा कि जब आप पीटीआई की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको ज़रूरत क्या थी कि आप इलेक्शन कमीशन में चले जाते, उनसे कहते कि आप हमें जो है वो पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, आप पीटीआई के थे, आप इलेक्शन लड़ते। तो इस पर भी फैसल सदीकी ने कहा कि दरअसल जो नॉमिनेशन पेपर का एक खास कॉलम था उस पर जब हम तहरीक इंसाफ लिखते थे तो रिटर्निंग अफीसर की जानिब से उस पर ऑब्जेक्शन, उस पर एतराज़ जो है वो लगा दिया जाता था। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बल्ले के निशान के हवाले के फैसले के हवाले से यहाँ पे बात की गई, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इलेक्शन कमीशन के सामने गए तो वहाँ पे आपने अपने आप को तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जाहिर किया,
तो इलेक्शन कमीशन आपको कैसे बल्ले का निशान दे सकता था। हाँ, काजी फैसल ने कहा कि अगर ये लोग आज़ाद हैसियत में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था कि ये आज़ाद है, आज़ाद हैसियत में जाकर इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान मांगते तो इलेक्शन कमीशन इनको देता, तो फिर ये जो है वो अगर नहीं देते तो आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अपने आप को जाहिर कर रहे थे तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन आपको बल्ले का निशान दे देता। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि कानून ये हमने नहीं बनाया, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, कानून साजों ने बनाया है। अगर इस कानून पे अमल दरामद नहीं करना, इस कानून को फिर उड़ा दें, पार्लियामेंट इसको चेंज कर दे। एटलीस्ट बल्ले का निशान पीटीआई के उम्मीदवारों को मांगना चाहिए था। और फिर काजी फैसल ने भी कहा कि ये किस जमात के उम्मीदवार थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और ये जीतने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। तो इसका मतलब ये, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे थे। इनका हक है एक सियासी जमात को छोड़ के दूसरी सियासी जमात में जाना, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इसके असरात भी हैं। इसके आगे चल के नाजरीन, जब बात की फैसल सिद्दीकी ने कि ये जमहूरियत का क्वेश्चन भी है, ये इसके साथ साथ जो है ये वोटर्स के जो राइट्स हैं उनका क्वेश्चन भी है, तो इस पे चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि सारे मसले का हल इसमें यह था कि जो जिस सियासी जमात की आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती। उस सियासी जमात ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, और उस सियासी जमात के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जो शिकायत कुनंदगान थे वो दीगर मुखालिफ सियासी जमातें नहीं थी, बल्कि इनकी अपने पार्टी के लोग आए, उन्होंने शिकायत की कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अगर जमहूरियत की बात करनी है तो फिर जमहूरियत की मुकम्मल बात की जाए, क्योंकि जमहूरियत का जो आगाज है वो फिर सियासी जमातों से होता है। इसके आगे चल के नाज़रीन फिर क्वेश्चन के ऊपर बात आई कि एक्चुअली अदालत के सामने क्वेश्चन क्या है, तो फिर अब मैं वो क्वेश्चन भी आपके सामने रख देता हूं कि ये पूरा मुकदमा है अदालत के सामने। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा, क्या ऐवान को जो नशिस्तें मुकर्रर कर दी गई हैं, क्या ऐवान को मुकर्रर करदा नशिस्तों से कम रखा जा सकता है। इस पे फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि नहीं, जो ऐवान है कौमी असम्बली का वो हर हाल में पूरा होना चाहिए, उनकी तादाद पूरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिर से ये सवाल पूछा कि मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी जो होती है वो पार्टी सरबराह उसकी मंजूरी देता है, पार्टी सरबराह की तरफ से नामजदगी होती है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्टी सरबराह नॉमिनेशन नहीं देता बल्कि पार्टी की तरफ से जो है वो नाम दिए जाते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वोटर के ऊपर जो है वो उसका इंतखाब नहीं किया जाता, बल्कि जितनी किसी सियासी जमात ने सीटें जीती होती हैं उस तनासब से उस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट की जाती हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि क्या शमूलियत के लिए किसी जमात का पार्लियामेंट में होना ज़रूरी है। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तें, जीती हुई जो नशिस्तें होती हैं वो उस सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें जब दी जाती हैं। इसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अहम सवाल अदालत के सामने रखा कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ज़्यादा तादाद में आज़ाद अरकान जीत के आ जाते हैं और दो सियासी जमातें हैं, तो इस सवाल का फिर जवाब क्या होगा, इस सूरत हाल का हल कैसे निकलेगा। क्या वो तमाम आज़ाद अरकान जो हैं वो दोनों सियासी जमातों में शामिल होंगे या फिर वो मखसूस नशिस्तें जो हैं दोनों सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सवाल उठाया कि अगर 77 जो अरकान हैं वो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल ना होते तो फिर मखसूस नशिस्तों का क्या होता, क्या ये मखसूस नशिस्तें खाली रहती। लेकिन अदालत को तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ये कह रहे हैं कि ये सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, किस तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। काजी फैसल ने यह भी सवाल उठाया कि वो ये तनासब कहाँ आइन में लिखा गया है कि क्या फार्मूला होगा, कैसे मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाएंगी। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जो सियासी जमात जितनी सीटें सिक्योर करेगी उस तनासब से उसको सीटें दी जाएंगी। तो आज नाज़रीन जो अदालती कार्रवाई है वो 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा है कि मजीद 1 घंटा दलाइल देंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून अरकान हैं, जो अपनी ख़वातीन हैं, उनकी तरफ से सलमान अकमर साहब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि वो 2 घंटे दलाइल देना चाहते हैं। तो फिर केस की समाअत को जब 24 मई तक मुलतवी किया जा रहा था तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि अदालत के सामने असल सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम कैसे होगी। तो ये तो नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा हो गया। अब आ जाते हैं जो फैसल वोडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया और शोकास नोटिस जारी करके उनसे 15 रोज़ में जवाब तलब किया गया था। और शोकास नोटिस में यह कहा गया था कि प्रिमा फेशी आपकी जानिब से तौहीन अदालत की गई है, अदलिया को मलाइन किया गया है, तो क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो 2 हफ्तों की मोहलत थी अदालत के शोकास नोटिस के मुताबिक, तो वो 2 हफ्ते तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और कल 5 जून को इस मुकदमे की
समाअत को मुकर्रर किया जा चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, जिसमें इरफान सादत खान साहब हैं। तो जो जवाब नाज़रीन इसमें फैसल वाडा साहब ने जमा करवाया है, उस जवाब का नाज़रीन खुलासा ये है कि फैसल वाडा साहब ने तो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। फैसल वाडा कहते हैं कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो बड़ी बोनाफाइड ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उसमें पाकिस्तान की बेटरमेंट की बात की है। तो मेरे खिलाफ जो तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया गया है उसमें फैसल वाडा कहते हैं कि वो शोकॉज नोटिस विड्रॉ किया जाए और मुझे इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। वो ये कह रहे हैं फैसल वाडा कि मैंने किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की तो मुझे शोकॉज नोटिस देने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन जहां वो अपना दिफा कर रहे हैं, शोकॉज नोटिस को वापस लेने की बात करें, वहीं इस तहरीरी जवाब में फैसल वाडा की जानिब से खतरे की घंटी बजाई गई है मौलाना फजल रहमान के लिए, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के लिए, और साथ में जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी किया गया है। फैसल वाडा ने अपने जवाब में ये कहा है कि मैंने तो कोई कंटेम्प्ट नहीं की, मैंने तो बोनाफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने 28 मई को जो एक तकरीर की उसमें शहबाज शरीफ ने जो है वो जजेस को काली भेड़ें कहा है। तो बहुत वर्ष उनका स्टेटमेंट था अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से, और फिर साथ में कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं रऊफ हसन, उनकी तरफ से तो जजेस को कंप्लिसिट कहा गया और टाउट तक का भी उनको खिताब दे दिया गया। तो मुझसे ज़्यादा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो कंटेम्प्ट का पहलू नहीं निकलता, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ ने की है या रऊफ हसन ने की है या मौलाना फजल रहमान के उन्होंने जिक्र किया कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो धरना लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे थे गुज़िश्ता साल, तो बल्कि 2022 में, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो जुमले कहे, वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर का, शहबाज शरीफ की तकरीर का और रऊफ हसन की जो तकरीर थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाए हैं फैसल वाडा ने अपने इस तहरीरी जवाब के साथ। वो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं की, इन 3 लोगों ने कंटेम्प्ट की है, इसको आप मद्देनजर रखें। तो कल की अदालती कार्रवाई में ये नुक्ता भी अदालत के सामने आएगा, उनके वकील रखेंगे कि फैसल वाडा साहब तो अपने आप को इनोसेंट कह रहे हैं, लेकिन ये जो टाउट कहने वाले हैं या जजेस को काली भेड़ें कहने वाले हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब ने जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस और जजेस के बारे में जो बातें की, इससे कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है। तो देखते हैं कल फैसल वाडा के जवाब पे अदालत क्या इस पे जो है वो प्रोसीडिंग को आगे लेके चलेगी। लेकिन आज जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्हें भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। मुस्तफ़ा कमाल का 2 सफ़ात का तहरीरी जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है और मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने तहरीरी जवाब में कहते हैं कि वो तो अदालत के जो जजेस हैं, आला अदलिया के, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और मुस्तफ़ा कमाल अपने जवाब में कहते हैं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अदलिया की या अदलिया के मुअज़्ज़ज़ साहबान की कोई तौहीन या कंटेम्प्ट कर सकता हूँ। और अपने जवाब में जो अपने मुस्तफ़ा कमाल साहब वो कहते हैं कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं उस पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से खुद को गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। तो फ़रूक नसीम साहब जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब के वकील हैं और कल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। तो देखते हैं कि फैसल सिद्दीकी के और फैसल अपना फैसल वाडा हैं और उसके साथ साथ जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनके शोकॉज नोटिस पे अदालत क्या ऑर्डर जारी करती है। और जो इशारा किया है वाडा ने शहबाज शरीफ की तकरीर का, रऊफ हसन की तकरीर का और मौलाना फजल रहमान के धरने का, उनके खिताब का, उस पर अदालत कोई एक्शन लेती है नहीं लेती, ये कल की अदालती कार्रवाई से पता चलेगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।